नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी पर अंतिम सत्य की खोज पर। यह हमारा चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम अंतिम सत्य की खोज पर नास्तिक अस्तित्ववादी दृष्टिकोण को समझेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे अनंत जंगल में खड़े हैं। एक तरफ एक रास्ता है जो आजादी की चमकदार रोशनी से भरा है, जहां हर कदम आपकी अपनी पसंद से तय होता है। दूसरी तरफ एक गहरा रहस्यमय पथ है, जहां हर पेड़ और पत्ता होने के राज छिपाए हुए हैं। ये दो रास्ते हैं दो महान दार्शनिकों के, जीन पॉल सार्त्र और मार्टिन हाइडेगर, जो अंतिम सत्य की खोज में हमें ले जाते हैं। दोनों 20वीं सदी के अस्तित्ववाद एग्जिस्टेंशियलिज्म के स्तंभ हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण अलग अलग हैं, जैसे दिन और रात। सार्त्र फ्रांस के थे, एक लेखक, नाटककार और कार्यकर्ता जो विश्व युद्धों के दर्द से निकले और कहते थे कि सत्य हमारी आजादी में छिपा है। हाइडेगर जर्मनी के थे, एक गहन विचारक जो प्रकृति और बीइंग होना पर फोकस करते थे और सत्य को एक अनावरण अनवेलिंग की प्रक्रिया मानते थे। तो चलिए शुरू करते हैं उसी रोचक अंदाज में। कल्पना कीजिए कि आप एक अंतहीन जंगल में भटक रहे हैं। जंगल इतना घना है कि सूरज की किरणें मुश्किल से नीचे पहुंचती हैं। हर पेड़ की छाल पर समय की परतें छड़ी हुई हैं और हवा में एक रहस्यमय फुसफुसाहट है, जैसे कोई प्राचीन आत्मा आपको बुला रही हो। इस जंगल के केंद्र में एक पुराना छिपा हुआ मंदिर है, जिसके द्वार पर सिर्फ एक शब्द उकेरा हुआ है, बीइंग, होना। लेकिन द्वार बंद है और कुंजी आपके अपने मन की गहराई में छिपी है। आप कौन हैं? आप हैं मानव आत्मा जो अंतिम सत्य की तलाश में निकली है। और इस यात्रा का मार्गदर्शक कौन है? मार्टिन हाइडेगर, 20वीं सदी के जर्मन दार्शनिक, जिन्हें अस्तित्ववाद और फेनोमेनोलॉजी का महान विचारक माना जाता है। हाइडेगर के विचार में अंतिम सत्य कोई ठोस जवाब नहीं, बल्कि एक निरंतर खुलाव की प्रक्रिया है। एक ऐसा रहस्य जो कभी पूरा नहीं होता, लेकिन हमें जीवन की हर सांस में गहराई से जोड़ता है। हाइडेगर की प्रमुख रचना बीइंग एंड टाइम 1927 में वे एक मौलिक सवाल उठाते हैं, क्यों कुछ है बजाय कुछ न होने के। यह सवाल अंतिम सत्य की कुंजी है, क्योंकि उनके लिए सत्य एलिथेया है, ग्रीक शब्द जो अनावरण या खुलाव का अर्थ रखता है। पारंपरिक सत्य, जहां विचार और वास्तविकता मैच करती है, हाइडेगर के लिए माध्यमिक है। असली सत्य वह है जो बीइंग को छिपाव से बाहर लाता है। यह यात्रा रहस्यमय है, क्योंकि बीइंग हमेशा आंशिक रूप से छिपा रहता है। वीडियो के इस भाग में हम हाइडेगर के दृष्टिकोण से अंतिम सत्य की खोज को विस्तार से समझेंगे, सरल रोचक भाषा में, जैसे कोई दोस्त एक लंबी कहानी सुना रहा हो। हम उनकी रचनाओं जैसे बीइंग एंड टाइम, द ओरिजिन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट, ऑन द एसेंस ऑफ ट्रुथ और बाद के लेखों से प्रेरणा लेंगे। हाइडेगर की फिलॉसफी में सत्य कोई साधारण चीज नहीं है। हम आमतौर पर सत्य को सही या गलत के रूप में देखते हैं। जैसे आकाश नीला है एक सत्य है, क्योंकि हमारी आंखें इसे कंफर्म करती हैं। लेकिन हाइडेगर कहते हैं यह सत्य की सतही परत है। असली सत्य अलेथिया है, जो ग्रीक भाषा से आया है। एय का मतलब नहीं और लेथे का मतलब भूलना या छिपना। तो अलेथिया है न भूलना, अर्थात जो छिपा है उसे खोलना या अनावरण करना। कल्पना कीजिए एक पुराने ट्रेजर चेस्ट को जो सदियों से मिट्टी में दबा है। आप उसे खोद कर निकालते हैं, धूल झाड़ते हैं और अंदर का खजाना दिखता है। लेकिन खजाना पूरा कभी नहीं दिखता, कुछ हिस्सा हमेशा छिपा रहता है। यही अलेथिया है, सत्य का अनावरण, लेकिन आंशिक। हाइडेगर की रचना ऑन द एसेंस ऑफ ट्रुथ में वे विस्तार से बताते हैं कि सत्य और असत्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। अनावरण में छिपाव निहित है। उदाहरण के लिए, जब आप एक किताब पढ़ते हैं, आप शब्दों को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे का अर्थ छिपा होता है। सत्य तब होता है जब अर्थ खुलता है, लेकिन पूरा अर्थ कभी नहीं खुलता। हमेशा कुछ रहस्य बाकी रहता है। यह विचार ज्ञानवर्धक है, क्योंकि यह हमें बताता है कि विज्ञान या तर्क से मिला सत्य पर्याप्त नहीं। वह तो बीइंग्स, वस्तुओं का सत्य है, जबकि अंतिम सत्य बीइंग, होने का है। हाइडेगर प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों की आलोचना करते हैं। प्लेटो और अरिस्टोटल ने सत्य को आइडिया या फॉर्म से जोड़ा, लेकिन हाइडेगर कहते हैं कि इससे बीइंग भुला दिया गया।
जैसे एक जासूस जो अपराधी की बजाय उसके फुटप्रिंट्स पर फोकस करता है और असली अपराधी भाग जाता है। हाइडेगर की खोज हमें बीइंग की ओर ले जाती है, वह मूल तत्व जो सब चीजों को होने की शक्ति देता है। लेकिन बीइंग क्या है? यह कोई चीज नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, एक घटना। हाइडेगर की शुरुआती जिंदगी में वे कैथोलिक थे, फिर हुसर्ल के छात्र बने और फेनोमेनोलॉजी सीखी, जो चीजों को जैसा वे दिखती हैं देखने की विधि है। लेकिन हाइडेगर ने इसे आगे बढ़ाया, डासाइन, मानव अस्तित्व को केंद्र में रखा। डासाइन वह है जो बीइंग को समझ सकता है क्योंकि वह खुद वहां है, दुनिया में फेंका गया। उदाहरण, आप जंगल में हैं, आप पेड़ देखते हैं, लेकिन पेड़ का होना क्या है? यही सवाल अंतिम सत्य की शुरुआत है। हाइडेगर कहते हैं, हम रोजमर्रा में बीइंग को भूल जाते हैं। इसे फॉरगेटफुलनेस ऑफ बीइंग कहते हैं। यह भूलना पश्चिमी दर्शन की सबसे बड़ी गलती है, जो प्लेटो से शुरू हुई। आज के सोशल मीडिया में हम फोटोज देखते हैं, लेकिन होने को भूल जाते हैं। एक सेल्फी बीइंग्स है, लेकिन उसका बीइंग, वह पल, वह भावना छिपा रहता है। हाइडेगर कहेंगे, सत्य की खोज हमें स्क्रीन से बाहर निकालकर असली दुनिया में ले जाती है। यह हमें सिखाता है कि सत्य स्थिर नहीं, गतिशील है, एक नदी की तरह जो बहती रहती है। अब हम जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंचते हैं, जहां बीइंग और डासाइन का रहस्य खुलता है। हाइडेगर की बीइंग एंड टाइम में बीइंग को केंद्र में रखा गया है। बीइंग वह नहीं जो हम देखते हैं, बल्कि वह जो देखने को संभव बनाता है। जैसे हवा जो पेड़ों को हिलाती है, लेकिन खुद अदृश्य है। बीइंग सब चीजों का आधार है, लेकिन वह खुद कोई चीज नहीं, वह होना है। दासाइन क्या है? यह जर्मन शब्द है जो डा, वहां, और सीन, होना से मिलकर बना है, अर्थात वहां होना। दासीन हम इंसान हैं, क्योंकि हम ही हैं जो अपने होने पर सवाल उठाते हैं। अन्य जीव जैसे कुत्ता या पेड़ बस हैं, लेकिन सवाल नहीं करते। हाइडेगर कहते हैं, दासाइन थ्रोन, फेंका गया है दुनिया में। हम पैदा होते हैं बिना अपनी मर्जी के, एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ पहले से है। लेकिन हम प्रोजेक्ट खुद को, अर्थात भविष्य की ओर प्रोजेक्ट करते हैं, चुनाव करते हैं। हाइडेगर केयर, सोर्ज को दासाइन का मूल कहते हैं। केयर मतलब परवाह। हम चीजों, लोगों, खुद की परवाह करते हैं। उदाहरण, आप जंगल में हैं, आपको भूख लगी है, आप फल ढूंढते हैं, यह केयर है। लेकिन केयर से सत्य खुलता है। जब हम केयर करते हैं तो चीजें रेडी टू हैंड होती हैं, जैसे हथौड़ा जो बिना सोचे इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हथौड़ा टूटता है तो वह प्रेजेंट एट हैंड बनता है। हम सोचते हैं यह क्या है, और बीइंग दिखता है। हम ज्यादातर समय फॉरगेटफुलनेस ऑफ बीइंग में जीते हैं। हम बीइंग्स, वस्तुओं में उलझे रहते हैं, कार, फोन, जॉब, लेकिन बीइंग को भूल जाते हैं। हाइडेगर इसे ऑन्टोलॉजिकल डिफरेंस कहते हैं, बीइंग्स और बीइंग के बीच फर्क। अंतिम सत्य इस फर्क को समझना है। हाइडेगर की खुद की जिंदगी। वे 1889 में जर्मनी में पैदा हुए, ग्रामीण इलाके में बड़े हुए जहां प्रकृति से जुड़ाव था। बाद में फ्राइबुर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़े, हुसर्ल के साथ काम किया। लेकिन 1933 में नाजी पार्टी ज्वाइन की, जो उनकी फिलॉसफी पर दाग लगा। फिर भी उनकी खोज बीइंग की थी, जो राजनीति से परे है। आज के समय में सोचिए, कोरोना महामारी में हम बीइंग्स, मास्क, वैक्सीन पर फोकस करते हैं, लेकिन बीइंग, जीवन का अर्थ भूल जाते हैं। हाइडेगर कहेंगे, महामारी बीइंग को अनकवर करती है। जब सब टूटता है तब सत्य दिखता है। हाइडेगर वर्ल्ड वेल्ट की बात करते हैं। दुनिया कोई जगह नहीं, बल्कि संबंधों का नेटवर्क है। डासाइन दुनिया में है और दुनिया डासाइन से बनती है। उदाहरण, एक कॉफी शॉप, कॉफी, कुर्सी, लोग, सब संबंध में हैं। सत्य इन संबंधों का खुलना है। लेकिन जब हम दे सेल्फ में जीते हैं, समाज क्या कहता है वही करते हैं, तो सत्य छिप जाता है। असली डासाइन ऑथेंटिक होता है, जो अपना रास्ता चुनता है। यह हमें सिखाता है कि अंतिम सत्य व्यक्तिगत है, लेकिन दुनिया से जुड़ा। समय की भूमिका। समय हाइडेगर की फिलॉसफी का दिल है। बीइंग एंड टाइम में वे समय को डासाइन का आधार मानते हैं। समय कोई क्लॉक नहीं, बल्कि टेम्पोरैलिटी है, भूत, वर्तमान, भविष्य का एकीकरण। अंतिम सत्य समय में छिपा है, खासकर भविष्य में। हाइडेगर कहते हैं, डासाइन बीइंग टुवर्ड्स डेथ है, मृत्यु की ओर। सुनने में डरावना लगता है, लेकिन यह रोचक है। कल्पना कीजिए, जंगल में एक रास्ता जो चट्टान पर खत्म होता है। चट्टान मृत्यु है। ज्यादातर लोग इसे इग्नोर करते हैं, पार्टी करते रहते हैं।
लेकिन हाइडेगर कहते हैं मृत्यु पर सोचो तो सत्य खुलता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु हमें ऑथेंटिक बनाती है। हम समाज की भीड़, दे सेल्फ से अलग होकर अपना जीवन जीते हैं। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि जीवन की संभावना है। समय एक्सटैटिक है, मतलब वह हमें बाहर खींचता है। भूत से हम थ्रोननेस सीखते हैं। हम कहां से आए? वर्तमान में फॉलननेस, दुनिया में गिरना, भविष्य में प्रोजेक्शन, आगे बढ़ना। सत्य इस तीनों के मेल में है। उदाहरण, आपकी जिंदगी, बचपन, भूत, आज का काम, वर्तमान, कल का सपना, भविष्य, सब समय से जुड़े हैं। जब हम एंग्स्ट, चिंता महसूस करते हैं, वह अजीब डर की क्यों सब है, तो बीइंग दिखता है। एंग्स्ट हमें बीइंग से अलग करके बीइंग की ओर ले जाती है। आज की बिजी लाइफ में हम समय को घड़ी से नापते हैं, लेकिन हाइडेगर कहते समय जीवन है। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग फॉलननेस है। हम दुनिया में गिरे रहते हैं, लेकिन जब कोई क्राइसिस आता है, जैसे जॉब लॉस या बीमारी, तो एंग्स्ट आती है और सत्य की झलक मिलती है। हाइडेगर की जिंदगी में भी समय महत्वपूर्ण था। विश्व युद्धों ने उन्हें प्रभावित किया और उन्होंने समय को बीइंग की कुंजी बनाया। हाइडेगर हिस्टोरिसिटी की बात करते हैं। हमारा होना इतिहास से जुड़ा है। सत्य ऐतिहासिक है, बदलता रहता है। प्राचीन ग्रीक में बीइंग फाइसिस था, प्रकृति का उभरना, लेकिन मॉडर्न समय में वह टेक्नोलॉजी से ढका है। यह हमें बताता है कि अंतिम सत्य समयबद्ध है। वह अतीत से सीखकर भविष्य की ओर जाता है। हाइडेगर की बाद की रचनाओं में सत्य कला से जुड़ता है। द ओरिजिन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट 1920 में वे कहते हैं कि कला बीइंग को अनावरण करती है। उदाहरण, वैन गॉग की पेंटिंग ए पेयर ऑफ शूज। ये जूते सिर्फ जूते नहीं, वे एक किसान की दुनिया खोलते हैं। मिट्टी, मेहनत, थकान। कला वर्ल्ड, मानव दुनिया और अर्थ, प्रकृति के बीच संघर्ष दिखाती है और सत्य इसी संघर्ष से उभरता है। कला कोई डेकोरेशन नहीं, बल्कि सेटिंग इनटू वर्क ऑफ ट्रुथ है। जैसे एक मंदिर जो देवता को होने देता है। हाइडेगर ग्रीक मंदिरों का उदाहरण देते हैं। वे पत्थर से बने हैं, लेकिन बीइंग को खोलते हैं। आज की कला में सोचिए, एक स्ट्रीट आर्ट जो समाज की सच्चाई दिखाता है, जैसे बैंक्सी की पेंटिंग्स। वे बीइंग्स दीवार से परे बीइंग संदेश को अनकवर करती हैं। हाइडेगर कला को पोएसिस कहते हैं, लाने की कला। कविता, पेंटिंग, म्यूजिक सब सत्य को लाते हैं। उदाहरण, होल्डरलिन की कविताएं जो हाइडेगर को प्रेरित करती थीं। कविता भाषा से बीइंग को बुलाती है, लेकिन मॉडर्न आर्ट में समस्या है, वह कमर्शियल हो गई, बीइंग को छिपाती है। हाइडेगर कहते, असली कला वह है जो हमें चिंता से गुजारकर सत्य दिखाती है। हम जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे हैं जहां पेड़ों की जगह मशीनें उगने लगी हैं। आसमान में ड्रोन गूंज रहे हैं और जमीन पर फैक्ट्रियों की धुंध फैल रही है। यह है हाइडेगर की तकनीक की दुनिया, जिसे वे इन क्वेश्चन कंसर्निंग टेक्नोलॉजी 1954 में फ्रेमिंग गेस्टेल कहते हैं। हाइडेगर के लिए तकनीक सत्य की खोज में सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन क्यों? चलिए इसे समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप जंगल में एक खूबसूरत फूल ढूंढ रहे हैं। वह फूल है बीइंग, जो हर चीज को होने की शक्ति देता है। लेकिन अचानक कोई उस फूल को काटकर मशीन में डाल देता है और कहता है, अब यह सिर्फ डाई बनाने के लिए है। हाइडेगर कहते हैं, यही करती है तकनीक। वह हर चीज को स्टैंडिंग रिजर्व, उपयोग की वस्तु बनाती है। नदी अब नदी नहीं, बिजली का सोर्स है। जंगल अब लकड़ी का ढेर है। इंसान, वह भी बस एक रिसोर्स बन जाता है। जैसे आपका बॉस आपको प्रोडक्टिविटी के लिए नापता है। आप सुबह उठते हैं, स्मार्टफोन चेक करते हैं। वह फोन आपको दुनिया से जोड़ता है, लेकिन क्या वह आपको होने की सच्चाई दिखाता है? नहीं, वह आपको नोटिफिकेशंस, लाइक्स और एड्स में फंसाता है। हाइडेगर इसे फ्रेमिंग कहते हैं। तकनीक सब कुछ को एक फ्रेम में कैद कर देती है और बीइंग छिप जाता है। सत्य, जो अलेथिया खुलाव है, तकनीक के शोर में दब जाता है। हाइडेगर की नजर में तकनीक सिर्फ मशीनें नहीं, ये एक सोचने का तरीका है। मॉडर्न दुनिया में हम सब कुछ उपयोग के नजरिए से देखते हैं। उदाहरण, आप इंस्टाग्राम पर फोटो डालते हैं। वह फोटो अब पल नहीं, बल्कि लाइक्स का टूल बन जाता है। हाइडेगर कहते हैं, यह सोच बीइंग को भुला देती है। बीइंग वह है जो फोटो के पीछे का अनुभव है, वह खुशी, वह सूरज की किरण, वह हंसी। लेकिन तकनीक हमें उससे दूर रखती है। हाइडेगर को प्रेरणा अपने ग्रामीण जन्म स्थान से मिली, जहां लोग प्रकृति के साथ जीते थे।
लेकिन औद्योगिक क्रांति ने सब बदल दिया। उन्होंने देखा कि मशीनें इंसान को ऑब्जेक्ट बनाती हैं। 1930 के दशक में जर्मनी में नाजी विचारधारा ने भी तकनीकी सोच को बढ़ावा दिया। लोगों को मशीन की तरह देखा गया। हाइडेगर ने इसे खारिज किया क्योंकि यह सत्य बीइंग के खिलाफ था। आज के समय में सोचिए, एआई और ऑटोमेशन। एआई आपको डेटा बनाता है, आपके क्लिक्स, सर्च, पसंद। हाइडेगर कहेंगे यह सत्य नहीं, छिपाव है। और गहराई में हाइडेगर टर्निंग, चेहरे की बात करते हैं, तकनीक से वापस बीइंग की ओर लौटना। यह आसान नहीं क्योंकि तकनीक हर जगह है, लेकिन वे कहते हैं सवाल पूछो, यह फोन मेरे लिए क्या है? जब आप सवाल पूछते हैं तो बीइंग की झलक मिलती है। उदाहरण, आप जंगल में फोटो खींच रहे हैं, रुकें, फोन नीचे रखें और पल को महसूस करें। वह हवा, वह सुगंध, यही अलेथिया है। यह हमें सिखाता है कि तकनीक सत्य को छिपाती है, लेकिन सवाल पूछकर हम उसे फिर से खोज सकते हैं। अब जंगल में एक नया रास्ता खुलता है, जहां पेड़ों की फुसफुसाहट कविता बन जाती है। हाइडेगर की बात की रचनाओं जैसे पोएट्री, लैंग्वेज, थॉट, निसोई निकटवन में वे कहते हैं भाषा बीइंग का घर है। भाषा सिर्फ शब्द नहीं, यह वह जादू है जो सत्य को खोलता है। और कविता, वह भाषा की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है जो बीइंग को बुलाती है। कल्पना कीजिए कि आप जंगल में एक कवि से मिलते हैं। वह कहता है, देखो, यह पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, यह जीवन की कहानी है। उसकी कविता आपको पेड़ का होना दिखाती है, उसकी जड़ें, उसकी छाया, उसका समय के साथ नाचना। हाइडेगर कहते हैं कविता अलेथिया को जीवंत करती है। उदाहरण, जर्मन कवि होल्डरलिन, जिनसे हाइडेगर प्रेरित थे। उनकी कविता द राइन नदी को सिर्फ पानी नहीं बल्कि जीवन की धारा बनाती है। एक पंक्ति पढ़ते ही आप सोचते हैं, हाँ, यह तो मेरे जीवन की कहानी है। हाइडेगर के लिए भाषा स्पीच नहीं बल्कि सेटिंग इनटू वर्क ऑफ ट्रुथ है। जब आप कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो शब्द नहीं बल्कि वह भाव बीइंग को खोलता है। लेकिन मॉडर्न दुनिया में भाषा टेक्निकल हो गई, विज्ञापनों, स्लोगन्स में। हाइडेगर कहते हैं असली भाषा वह है जो एरिग्निस, घटना को बुलाए, वह पल जब सत्य खुलता है। हाइडेगर की चेहरे टर्निंग में वे बीइंग को इवेंट कहते हैं। एरिग्निस वह पल है जब बीइंग और दासाइन हम एक दूसरे को होने देते हैं। उदाहरण, जब आप जंगल में सूर्यास्त देखते हैं और अचानक महसूस करते हैं कि मैं जिंदा हूं, यह एरिग्निस है। कविता हमें ऐसे पल देती है। आज के समय में सोचिए, एक गाना सुनकर आपकी आंखें नम हो जाती हैं। वह गाना बीइंग को बुलाता है। सोशल मीडिया में भाषा इमोजी और हैशटैग बन गई। हाइडेगर कहेंगे यह भाषा नहीं, छिपाव है। कविता पढ़ो, गहराई में जाओ। उनकी अपनी जिंदगी में हाइडेगर ब्लैक फॉरेस्ट में रहते थे, जहां प्रकृति और कविता उनकी प्रेरणा थी। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सत्य भाषा में है, लेकिन उसे सुनना होगा। हाइडेगर की प्रासंगिकता, अब हम जंगल के उस हिस्से में हैं जहां आधुनिक दुनिया की रोशनी दिखती है, स्मार्टफोन्स, एआई और जलवायु संकट। हाइडेगर आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी चेतावनी, तकनीक हमें बीइंग से दूर करती है। उदाहरण, आप एक दिन में 100 बार फोन चेक करते हैं। क्या वह आपको सत्य देता है? नहीं, वह आपको डेटा देता है। हाइडेगर कहेंगे रुक जाओ, सवाल पूछो, मैं क्यों जी रहा हूं? क्लाइमेट चेंज, हम CO2 लेवल्स पर फोकस करते हैं, बीइंग्स, लेकिन बीइंग भूल जाते हैं वह संबंध जो हमें प्रकृति से जोड़ता है। हाइडेगर कहते प्रकृति को स्टैंडिंग रिजर्व मत बनाओ, उसे होने दे। उनकी फिलॉसफी हमें इको फ्रेंडली बनने को कहती है, लेकिन गहराई से बीइंग के साथ जुड़कर। एआई की दुनिया में हाइडेगर की चेतावनी और जरूरी है। एआई हमें प्रिडिक्ट करता है, लेकिन बीइंग को नहीं समझता। उदाहरण, चैटबॉट आपको जवाब देता है, लेकिन वह होने को नहीं छूता। हाइडेगर की सलाह, ऑथेंटिक बनो, सवाल पूछो। उनकी जिंदगी में भी वे ऑथेंटिक रहने की कोशिश करते थे, हालांकि नाजी कनेक्शन ने विवाद पैदा किया। हाइडेगर की भाषा जटिल थी, जैसे जंगल में घना कोहरा, और उनका नाजी कनेक्शन 1933-34 उनकी फिलॉसफी पर सवाल उठाता है, लेकिन उनकी खोज आज भी हमें प्रेरित करती है। उदाहरण, टेस्ला की गाड़ियां, वे ग्रीन हैं, लेकिन क्या बीइंग को खोलती हैं? हाइडेगर कहेंगे टेक्नोलॉजी से आगे जाओ। जंगल की यात्रा खत्म नहीं होती। हाइडेगर के लिए अंतिम सत्य बीइंग का अनावरण है, एक ऐसी प्रक्रिया जो कभी पूरी नहीं होती।
ये हमें आमंत्रित करता है कि हम ऑथेंटिक बने, सवाल पूछें और कविता, कला और चिंता के साथ बीइंग को बुलाएं। आज की दुनिया में जहां स्क्रीन हमें फ्रेम करती है, हाइडेगर कहते हैं, उठो, जंगल में जाओ और सत्य को महसूस करो। हाइडेगर की फिलॉसफी हमें सिखाती है कि सत्य कोई जवाब नहीं, बल्कि सवाल है। हर सवाल बीइंग को खोलता है। आइए अब सार्त्र के अंतिम सत्य को देखें। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े खाली थिएटर में खड़े हैं। स्टेज पर रोशनी है, लेकिन कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कॉस्ट्यूम नहीं और कोई डायरेक्टर नहीं। दर्शक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शो क्या होगा, यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। आप क्या करेंगे? नाचेंगे, गाएंगे या भाग जाएंगे? यही है जीन पॉल सार्त्र की दुनिया, जहां जीवन एक खाली स्टेज है और अंतिम सत्य कोई तैयार जवाब नहीं, बल्कि वह कहानी है जो आप खुद लिखते हैं। सार्त्र 20वीं सदी के फ्रेंच फिलोसोफर, लेखक और नाटककार, अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशलिज्म के बड़े नाम थे। उनके विचार में सत्य कोई आकाश से उतरा रहस्य नहीं, बल्कि हमारी आजादी, चुनाव और जिम्मेदारी से उभरने वाली चीज है। सार्त्र का जन्म 1905 में पेरिस में हुआ और उन्होंने विश्व युद्धों, राजनीति और व्यक्तिगत संघर्षों से सीखा। उनकी किताबें जैसे बीइंग एंड नथिंगनेस 1943, एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ए ह्यूमनिज्म 1946, नाटक नो एग्जिट 1944 और उपन्यास नौजिया 1944 हमें बताते हैं कि जीवन एब्सर्ड, बेमतलब है, लेकिन यही उसकी खूबसूरती है। कोई पूर्व निर्धारित मतलब नहीं, तो आप खुद मतलब बनाएं। इस निबंध में हम सार्त्र के दृष्टिकोण से अंतिम सत्य को समझेंगे, सरल, रोजमर्रा की भाषा में, जैसे कोई दोस्त कॉफी पर बात कर रहा हो। हम कहानियों, उदाहरणों और आधुनिक जिंदगी से जोड़कर इसे रोचक बनाएंगे। सत्य की बुनियाद, अस्तित्व। पहले सार, बाद में सार्त्र का सबसे बड़ा आइडिया है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। मतलब हम पहले हैं, एग्जिस्ट, फिर अपना क्या है, एसेंस बनाते हैं। सरल भाषा में, इंसान कोई फैक्ट्री प्रोडक्ट नहीं जहां पहले से लेबल चिपका हो। एक चाकू बनाया जाता है काटने के लिए, उसका सार पहले तय है। लेकिन इंसान, हम पैदा होते हैं बिना किसी मैनुअल के। कोई भगवान, किस्मत या समाज हमें नहीं बताता कि तुम डॉक्टर बनो या चोर। हम खुद चुनते हैं और वह चुनाव हमारा सत्य बन जाता है। कल्पना कीजिए एक बच्चे को जो पैदा होता है, वह खाली स्लेट है, कोई लिखा हुआ नहीं। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसके फैसले, स्कूल जाना, दोस्त बनाना, सपने देखना उस स्लेट पर लिखते जाते हैं। सार्त्र कहते हैं यही अंतिम सत्य है। आपका होना, एग्जिस्टेंस, आपके सार, एसेंस से पहले आता है। कोई फिक्स्ड सत्य नहीं, वह बदलता रहता है आपकी चॉइस से। सार्त्र की किताब नौजिया में एक वेटर की कहानी है। वह वेटर इतना परफेक्ट है, ट्रे उठाता है, मुस्कुराता है, जैसे वह वेटर बनकर ही पैदा हुआ हो। लेकिन सार्त्र कहते हैं यह धोखा है। वह खुद को वेटर का लेबल चिपका रहा है, जबकि वह कुछ भी बन सकता है। यह बैड फेथ, बुरा विश्वास है, अपनी आजादी से भागना। असली सत्य तब आता है जब वह कहे, मैं वेटर हूं क्योंकि मैंने चुना है, लेकिन कल मैं लेखक बन सकता हूं। सार्त्र नास्तिक थे। वे कहते थे, अगर भगवान होता तो हमारी आजादी छीन लेता, क्योंकि वह हमें सार पहले दे देता। लेकिन भगवान नहीं है तो हम पूरी तरह आजाद हैं। यह विचार 1940 के दशक में फ्रांस में लोकप्रिय हुआ, जब युद्ध ने लोगों को सवाल पूछने पर मजबूर किया, जीवन का मतलब क्या है? सार्त्र का जवाब, मतलब बनाओ खुद। आज के युवा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग को अपना सार मानते हैं। मैं इन्फ्लुएंसर हूं क्योंकि सब कर रहे हैं। सार्त्र हंसकर कहेंगे, बहाने मत बनाओ, तुम्हारी चॉइस है, अपना सत्य चुनो। यह हमें सिखाता है कि सत्य स्थिर नहीं, वह हमारे चुनावों से जीवंत होता है। सार्त्र की फिलॉसफी में आजादी सेंट्रल है, लेकिन यह कोई फ्री गिफ्ट नहीं, यह एक बोझ है। वे कहते हैं, हम कंडेम्ड टू बी फ्री, मतलब आजादी की सजा मिली है। क्यों? क्योंकि हर फैसला हमारा है और उसके नतीजे की जिम्मेदारी भी। कोई बहाना नहीं, न किस्मत, न समाज, न भगवान। कल्पना कीजिए आप एक पहाड़ की चोटी पर हैं, एक आसान लेकिन बोरिंग, दूसरा मुश्किल लेकिन एडवेंचर से भरा। आप चुनते हैं और वह चुनाव आपका सत्य बन जाता है। कोई सही रास्ता नहीं, आपका चुनाव ही सही है, क्योंकि आपने चुना।
लेकिन यह आजादी डराती क्यों है? क्योंकि इससे एंजाइटी, चिंता आती है। सार्त्र कहते हैं, जब हम अपनी आजादी महसूस करते हैं तो डर लगता है। अगर सब मेरे हाथ में है तो गलती हुई तो क्या? लोग इस डर से भागते हैं, बैड फेथ में छिपते हैं। उदाहरण, एक लड़की जो शादी करती है क्योंकि समाज कहता है। वह खुद को धोखा दे रही है। वह चुन सकती थी नहीं करना, लेकिन डर से भागी। असली सत्य तब आता है जब वह कहे, मैं चुन रही हूं और जिम्मेदारी लूंगी। द्वितीय विश्व युद्ध में सार्त्र जर्मन कैदी बने। वहां लोग कहते, हम कैदी हैं, क्या कर सकते हैं? सार्त्र ने कहा, तुम्हारी बॉडी कैद है लेकिन माइंड आजाद। चुनो, विद्रोह करो या चुप रहो। उन्होंने खुद फ्रेंच रेसिस्टेंस में हिस्सा लिया और वह उनकी चॉइस थी, उनका सत्य। यह दिखाता है कि कठिन समय में भी सत्य चुनाव से आता है। सार्त्र की पार्टनर सिमोन डी बोवुआर के साथ उनका रिश्ता इसका उदाहरण है। वे कभी शादी नहीं किए, बल्कि ओपन रिलेशनशिप रखी जहां दोनों आजाद थे। क्यों? क्योंकि प्यार में भी आजादी सबसे ऊपर। अगर आप पार्टनर को पॉजेसिव बनाते हो तो बैड फेथ है। असली सत्य रिश्तों में चॉइस से आता है। आज डेटिंग एप्स पर लोग परफेक्ट मैच ढूंढते हैं, लेकिन सार्त्र कहेंगे, मैच नहीं, चॉइस बनाओ। सार्त्र फॉर इटसेल्फ और इन इटसेल्फ की बात करते हैं। हम फॉर इटसेल्फ हैं, बदलते, चुनते। चीजें इन इटसेल्फ हैं, फिक्स्ड। सत्य हमारे बदलाव में है। अगर आप फिक्स्ड हो गए, जैसे मैं हमेशा असफल रहूंगा, तो सत्य खो देते हो। यह हमें बताता है कि सत्य जिम्मेदारी से आता है। बोझ सहो और सत्य पाओ। जीवन की एब्सर्डिटी, बेमतलब में मतलब ढूंढना सार्त्र के लिए जीवन एब्सर्ड है। मतलब कोई पूर्व निर्धारित मतलब नहीं। ब्रह्मांड हमें कोई उद्देश्य नहीं देता, लेकिन यह डिप्रेसिंग नहीं बल्कि रोमांचक है। जैसे एक वीडियो गेम जहां कोई फिक्स्ड एंडिंग नहीं, आप गिरते हैं, उठते हैं, नई स्टोरी बनाते हैं। अंतिम सत्य यही है, एब्सर्डिटी को स्वीकार करो और अपना मतलब बनाओ। कल्पना कीजिए एक जोकर को जो सर्कस में हंसाता है लेकिन खुद उदास है। सार्त्र कहते हैं, जीवन वैसा है, बेमतलब, लेकिन आप हंस सकते हैं या रो सकते हैं। चुनाव आपका। सार्त्र की कहानी द वॉल में एक कैदी मौत का इंतजार कर रहा है। वह सोचता है, जीवन का मतलब क्या, और समझता है कि मतलब वह खुद बनाएगा, आखिरी पल में भी। आज की दुनिया में लोग डिप्रेशन से गुजरते हैं क्योंकि मतलब नहीं मिलता। काम, पैसा, फेम, सब खाली लगता है। सार्त्र कहेंगे, यह एब्सर्डिटी है, लेकिन इससे भागो मत, मतलब बनाओ। एक किताब लिखो, किसी की मदद करो या ट्रैवल करो। उनकी खुद की जिंदगी इसका प्रमाण है। उन्होंने नोबेल प्राइज रिजेक्ट किया क्योंकि यह मुझे लेबल देगा। पूरी तरह ऑथेंटिक। एब्सर्डिटी से निहिलिज्म, कुछ नहीं मानना हो सकता है, लेकिन सार्त्र कहते हैं, नहीं, इससे पावर मिलती है। आप नथिंगनेस, शून्य हैं, फिक्स्ड नहीं। यह शून्य आपको सत्य बनाने की आजादी देता है। एक स्टूडेंट जो परीक्षा में फेल होता है, वह सोच सकता है, मेरा जीवन बर्बाद, या अब नया रास्ता चुनूंगा। दूसरा सत्य है, नेटफ्लिक्स सीरीज जैसे इट गुड प्लेस एब्सर्डिटी दिखाती है। जीवन के बाद क्या? सार्त्र की तरह वह कहती है, मतलब बनाओ। यह हमें सिखाता है कि सत्य एब्सर्ड में छिपा है, उसे ढूंढो। सार्त्र का फेमस क्वोट, हेल इज अदर पीपल, नर्क दूसरे लोग हैं। उनके नाटक नो एग्जिट में 3 लोग एक कमरे में कैद हैं, कोई आग नहीं, बस एक दूसरे की नजरें। नर्क क्यों? क्योंकि दूसरे लोग हमें देखते हैं, जज करते हैं और हमारा सत्य प्रभावित करते हैं। कल्पना कीजिए, आप पार्टी में डांस कर रहे हो, लेकिन कोई हंस रहा है। अचानक आप खुद को बुरा डांसर मान लेते हो। यह गेज, नजर है जो हमें ऑब्जेक्ट बनाती है, लेकिन पूरी कहानी नहीं। सार्त्र कहते हैं, सत्य अकेले नहीं मिलता, दूसरों से रिश्ते में भी है। हम इंटरसब्जेक्टिविटी में जीते हैं। हमारा सत्य दूसरों के साथ मिलकर बनता है। प्यार में अगर दोनों आजाद रहें और चुने तो सत्य खूबसूरत है, लेकिन अगर एक दूसरे को कैद करे तो नर्क। आज की सोशल मीडिया, लाइक्स और कमेंट्स हमें जज करते हैं। हम बैड फेथ में जीते हैं। मैं वैसा ही हूं जैसा लोग कहते हैं। सार्त्र कहेंगे, ऑफलाइन हो जाओ, अपना सत्य चुनो। सार्त्र की फिलॉसफी में द अदर, दूसरा, महत्वपूर्ण है। दूसरा हमें ऑब्जेक्ट बनाता है, लेकिन हम उसे भी वैसा ही करते हैं। सत्य इसी संघर्ष से उभरता है। एक बॉस एम्प्लॉय रिलेशन
बॉस जज करता है, लेकिन एम्प्लॉय चुन सकता है विद्रोह करना। आज के जर्नल मी टू मूवमेंट में यह दिखता है। लोग बैड फेथ छोड़कर सत्य चुनते हैं। सार्त्र की डी बोवोआर के साथ पार्टनरशिप इसका लिविंग उदाहरण है। वे एक दूसरे को आजाद रखते थे और उनका सत्य मजबूत था। यह हमें बताता है कि सत्य रिश्तों में है। उन्हें नर्क मत बनाओ, स्वर्ग बनाओ, यह आपके नजरिए पर निर्भर है। आज की दुनिया में सत्य की खोज सार्त्र आज भी सुपर रेलेवेंट है। क्लाइमेट चेंज में लोग कहते, मैं अकेला क्या कर सकता हूं? सार्त्र, चुनो, रिसाइकल करो, प्रोटेस्ट ज्वाइन करो। तुम्हारी चॉइस दुनिया बदल सकती है। महामारी में मास्क पहनना या नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी। उनकी फिलॉसफी हमें एक्टिव बनाती है, पैसिव नहीं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वे परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, लेकिन सार्त्र कहेंगे यह बैड फेथ है। असली सत्य दिखाओ। संघर्ष, चुनाव। आज की युवा पीढ़ी जो मिलेनियल्स या जेन ज़ेड हैं, सार्त्र से सीख सकती है। मतलब न होने से डरो मत, जीवन का मतलब खुद बनाओ। सार्त्र की राजनीति, वे कम्युनिस्ट थे, फिर अलग हुए। उन्होंने अल्जीरिया की आजादी का समर्थन किया क्योंकि वह लोगों की चॉइस थी। आज के ब्लैक लाइव्स मैटर में यह दिखता है। लोग बैड फेथ छोड़कर सत्य चुनते हैं। सार्त्र की किताबों और नाटकों के उदाहरण सत्य को जीवंत बनाते हैं। सार्त्र की रचनाएं सत्य को कहानियों से समझाती हैं। बीइंग एंड नथिंगनेस में वे नथिंगनेस की बात करते हैं। हम शून्य हैं जो हमें आजादी देता है। द फ्लाइज नाटक में एक राजा अपने पाप से भागता है, लेकिन सार्त्र कहते हैं भागो मत, जिम्मेदारी लो। उपन्यास रोड्स टू फ्रीडम में पात्र चुनाव करते हैं। युद्ध में क्या करें? सत्य चुनाव से आता है। आधुनिक फिल्में जैसे मैट्रिक्स सार्त्र से प्रेरित। रेड पिल चुनो, सत्य चुनो। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सत्य किताबों में नहीं, जीवन में है। सार्त्र की फिलॉसफी पर आलोचना है। कुछ कहते हैं वह बहुत व्यक्तिवादी है, समाज को इग्नोर करता है। उदाहरण, मार्क्सिस्ट कहते हैं समाज से प्रभावित होता है। सार्त्र ने बाद में इसे स्वीकार किया और क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीजन में समाज को शामिल किया। फेमिनिस्ट डी बोवोआर ने सार्त्र के विचारों को और बेहतर बनाया द सेकंड सेक्स में। लेकिन सार्त्र की आलोचना कि वह नेगेटिव है, कोई सकारात्मक गाइड नहीं, लेकिन वह कहते थे सकारात्मक आप बनाओ। सार्त्र की जिंदगी, वे अंधे हो गए थे लेकिन लेखन जारी रखा। उनकी मौत 1980 में हुई और पेरिस में 50,000 लोग अंतिम यात्रा में आए। यह दिखाता है उनकी प्रासंगिकता। आज की दुनिया में उनकी फिलॉसफी हमें एआई युग में सिखाती है। मशीनें चुनाव नहीं करती, हम करते हैं। सार्त्र को जीवन में कैसे अप्लाई करें? रोज सुबह सोचें, आज मैं क्या चुनूंगा। उदाहरण, जॉब में फंसे हों, बैड फेथ छोड़ो, नया रास्ता चुनो। रिलेशनशिप में आजादी दो और लो। एक डायरी रखो जहां रोज चुनाव लिखो, या सार्त्र की किताब पढ़ो और अपनी कहानी लिखो। आज के युवाओं के लिए, मतलब न मिले तो डिप्रेशन मत करो, क्रिएट करो, स्टार्टअप बनाओ, आर्ट बनाओ। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, जहां चिंता से सत्य ढूंढो। उदाहरण, कोरोना में लोग अकेले थे। सार्त्र कहते यह मौका है सत्य चुनने का। सार्त्र को कीरकेगार्ड और नीचे से प्रेरणा मिली। दोनों ने आजादी पर जोर दिया, लेकिन सार्त्र ने इसे आधुनिक बनाया। हेगेल की डायलेक्टिक से प्रभावित, लेकिन वह कहते थे इतिहास चुनाव से बनता है। हाइडेगर और सार्त्र दोनों अस्तित्ववादी, लेकिन हाइडेगर बीइंग पर, सार्त्र आजादी पर। आज की फिलॉसफी में सार्त्र पोस्ट मॉडर्न विचारों को प्रभावित करते हैं। कोई फिक्स्ड सत्य नहीं, अपना सत्य बनाओ, जीवन जियो। सार्त्र के नजरिए से अंतिम सत्य कोई अंत नहीं, वह अनंत चुनाव है। जीवन एब्सर्ड है लेकिन आजादी से भरा। बैड फेथ छोड़ो, ऑथेंटिक बनो और देखो कैसे जीवन रोचक हो जाता है। जैसे सार्त्र ने कहा, मैन इज व्हाट ही विल्स टू बी। इंसान वही है जो वो बनना चाहता है। तो स्टेज पर जाओ, अपनी स्क्रिप्ट लिखो और सत्य जियो। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं। अब अगले वीडियो में आपने आगे हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।